आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए, ये हमारा एपी का लेक्चर नंबर 29 है, जिसमें हम क्या करेंगे, एक एपी का इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि इफ़ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड विथ अ कांस्टेंट in each term of a given AP, then the new sequence will also be an AP, but sum and value of each term will be changed. यहाँ पे लिख लीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई जैसे एपी आपको दिया हुआ है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एपी दिया हुआ है, एक सीक्वेंस जो कि एपी में, तो उसके हम हर एक टर्म में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो भी किस में होगा, हमारा एपी में होगा। अब क्या चेंज होगा उसमें? चेंज ये होगा कि अब हम जो सम होगा, जैसे कुछ टर्म्स का जो सम होगा, वो सम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अब का हर एक टर्म्स की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट हमने और भी लिखा हुआ कि कॉमन डिफरेंस विल नॉट चेंज इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट। यानी कांस्टेंट को किसी दिए हुए एपी में किसी कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होगा, चेंज नहीं होता है। बट जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या लिखा हुआ है, कॉमन डिफरेंस विल चेंज चेंज्ड इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है इसमें जो है, तो हमने इसमें क्या बोला कि जैसे कोई आपका सीक्वेंस दिया हुआ और वो एपी में है। अब उसमें हमने क्या किया कि हर एक टर्म में हर एक टर्म को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे या ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे, तो जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो भी क्या होगा, एपी में होगा। लेकिन कुछ चीज़ें क्या होगी, बदल जाएगी। जैसे कि आपका सम चेंज हो जाएगा और हर एक टर्म की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा, हो सकता है कॉमन डिफरेंस भी सेम हो। जैसे यहाँ पर हमने नोट में लिखवाया है कि कॉमन डिफरेंस कब नहीं बदलेगा, जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और कॉमन डिफरेंस कब बदल जाएगा, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एग्जाम्पल से आप समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। विदाउट एग्जाम्पल समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो पहला हम ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद तो पहला यहां पर होगा एडिशन। लेट के बी एनी कांस्टेंट, लेट के बी एनी कांस्टेंट। क्या है कि हमारा कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो एपी का जनरल टर्म होता है, क्या होता है हमारा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक, और भी आगे ऐसे टर्म्स आगे आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एपी का हमारा जनरल टर्म है और के क्या है कि कोई हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अब यानी कि अब हर एक टर्म में हम ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, ऐड के इन ईच टर्म, एडिंग के इन ईच टर्म, और हर टर्म में आपको एक को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, आपका ए प्लस के हो जाएगा। दूसरे में ए प्लस डी प्लस क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तीसरे में भी क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d प्लस के हो जाएगा। और इसी तरह और भी टर्म्स आ जाएंगे आपका, ए प्लस 3d प्लस के हो जाएगा। देन डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस के हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और सारे टर्म आ जाएंगे। ठीक, चलिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं यहाँ पे। तो d1 कितना आ जाएगा, t2 माइनस t1। तो a प्लस डी प्लस के माइनस ए प्लस के, तो यहाँ पर अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी प्लस के, ये हो जाएगा माइनस ए
और माइनस के ये कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या आपके पास बचेगा, डी बचेगा। ठीक है, D2 निकालो, क्या तब क्या होगा, T3 माइनस T2 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, a प्लस 2D प्लस के माइनस, सॉरी ये 3D हो जाएगा, 2D, ठीक है। उसके बाद a प्लस 2D a प्लस डी प्लस के हो जाएगा। यहाँ भी जब देखिए जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, a से कैंसिल हो जाएगा, k से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2D माइनस डी बचेगा, दैट इज डी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है ए और यहाँ पे माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस के में यहाँ पर माइनस के तो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इन सिमिलर वे D3 भी हमारा कितना आ जाएगा, डी आएगा, और D4 भी कितना आएगा, डी आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि जब हम एक किसी कांस्टेंट को हर टर्म में ऐड कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि जो पहले एपी का कॉमन डिफरेंस था वो ऐड करने पर भी वही कॉमन डिफरेंस आ रहा है। मतलब ये हमारा ऐड करने पर भी जो सीक्वेंस बना वो भी किसमें बना, एपी में बना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऐड करने से क्या हो रहा है, जो है कि जो न्यू सीक्वेंस वो एपी में बन रहा है और कॉमन डिफरेंस भी क्या है, वही है। लेकिन यहाँ पर वही है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, आपका चेंज हो गया है। क्या हो गया है, यहाँ पर ए प्लस के हो गया है और बाकी सभी टर्म्स चेंज हो गए। हमने वहां पर बताया भी था कि हर एक टर्म्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है ऐड करने पर, और जो हमारा सीक्वेंस बढ़ रहा है वो भी क्या है, एपी में ही है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको मेरेज करने जा रहे हैं जो है। अब आते हैं यहाँ पर ऐड की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अभी हमने ऐड के लिए देखा हुआ, अब किसके लिए देखेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर एडिंग की जगह क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट के इन ईच टर्म्स। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा आपका, ए माइनस के होगा पहला टर्म, दूसरा ए प्लस डी माइनस के होगा, और थर्ड क्या होगा, ए प्लस 2D माइनस के होगा, और फोर्थ टर्म ए प्लस 3D और माइनस के हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से डॉट 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 लास्ट वाला जो nth टर्म है उसमें भी हमने के से माइनस कर दिया। ठीक है, अब बाकी इसी तरह आगे टर्म्स आते रहेंगे। ठीक है, चलिए डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे D1 कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस डी माइनस के और माइनस ए माइनस के। एक को हम पूरा सॉल्व करके दिखा रहे हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इधर, तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस डी, तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमने माइनस किया तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस ए और प्लस के। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा और के कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना, डी आएगा। ठीक है, इसी तरह आप जब D2 निकालेंगे, D2 क्या होगा हमारा, T3 माइनस T2 होगा, और इसकी वैल्यू भी जो निकालेंगे, जैसे यहाँ पर हमने किया हुआ है कि ए प्लस 2D माइनस के और माइनस ए प्लस डी माइनस के, तो ये भी कितना आएगा आपका, डी ही आएगा। ठीक है, यहाँ से आपका ए और ए कैंसिल हो जाएगा, के और के कैंसिल हो जाएगा, और 2D में से डी को माइनस करेंगे तो डी आएगा। इन सिमिलर वे D3 भी कितना आएगा आपका, डी आएगा, और D4 भी कितना आएगा, डी आएगा। तो आपने देखा कि हर एक टर्म को अगर एक कांस्टेंट के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, अरे सॉरी सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमारे क्या आ रहा है, सीक्वेंस किस में आ रहा है, एपी में आ रहा है। और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, वही है जो पहले वाले एपी का था, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के पहले था। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर सब्ट्रैक्ट करने पर जो सीक्वेंस आ रहे हैं वो एपी में आ रहा है, और साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो पहले वाले एपी के कॉमन डिफरेंस के क्या है, बराबर, यानी कि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, चेंज नहीं हुआ। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर एक चीज लिखना पड़ेगा कि भाई देखिए मल्टीप्लाई तो किसी नॉन जीरो नंबर से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इफ भी मल्टीप्लाई अ नॉन जीरो कांस्टेंट के। ठीक है, मल्टीप्लाई नॉन जीरो, मल्टीप्लाई नॉन जीरो कांस्टेंट के। ठीक है,
नॉन जीरो कांस्टेंट के, यानी के की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो होगा तो पूरा पूरा क्या आपका जीरो हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर दो तो ए के हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा आपका के इंटू ए प्लस डी, थर्ड वाले टर्म में के इंटू ए प्लस 2d, और यहाँ पे के इंटू ए प्लस 3d, और डॉट 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 के इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, और आगे डॉट डॉट चलता चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर आपके पास d1 है, क्या है आपका t2 माइनस t1 है। ठीक है, तो t2 आपका कितना जाएगा के ए प्लस डी माइनस ए के। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए जो k है उस k का दोनों मल्टीप्लाई को क्या आ जाएगा ए के प्लस के डी और माइनस ए के, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा के डी आ जाएगा। ठीक है, इन सिमिलर में जब d2 आप निकालेंगे तो d2 भी कितना आएगा आपका ए के ही आएगा, क्या आएगा ए के, यानी कि के ब्रैकेट में सॉरी के ब्रैकेट में ए प्लस 2d माइनस के ए प्लस डी आएगा। ठीक है, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपका ए के प्लस 2kd माइनस ए के और माइनस के डी आ जाएगा, माइनस के डी। तो के डी सॉरी ए के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा के डी, तो बचेगा 2kd माइनस के डी इज इक्वल टू के इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर d3 भी जो निकालेंगे तो भी कितना आएगा आपका के डी आएगा, और d4 निकालेंगे तो भी क्या आएगा के इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि कॉमन डिफरेंस क्या है आपका सेम आ रहा है, यानी कि d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू ऐसे डॉट डॉट इज इक्वल टू क्या आ रहा है के डी आ रहा है। तो यहाँ पर जो आप यहाँ पर भी यहाँ देखें कि जो के नंबर से मल्टीप्लाई, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर एपी में जो नया सीक्वेंस बन रहा है वो भी किसमें एपी में ही है, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, तो सभी टर्म्स तो चेंज हो ही जाएंगे, और साथ ही साथ क्या हुआ हमारा कॉमन डिफरेंस भी बदल गया। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डी, के टाइम्स ऑफ डी, डी का कितना हो गया के टाइम्स, यानी जो पहले कॉमन डिफरेंस था उसका कितना हो गया के टाइम्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि मल्टीप्लाई करने पर आपका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया के टाइम्स हो गया, और जो एपी आया सीक्वेंस आया वो भी कितने हो गया एपी में हो गया। ठीक है, ये हमने आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जगह यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर डिवाइड कर, डिवाइडिंग नॉन जीरो कांस्टेंट के, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा बदलाव था, तो वहां पर 1/k टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 1/k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, तो यहाँ पर हो जाएगा के सॉरी a/k। ठीक है, नॉन जीरो अगर नहीं रखेंगे तो के, अब जीरो अगर हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हमने नॉन जीरो रखा हुआ। ठीक है, a प्लस d/k, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 2d/k, ऐसे करके a प्लस 3d/k डॉट 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 कॉमा a प्लस n माइनस 1 इंटू d/k हो जाएगा, और भी आगे नंबर आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी जब आप करेंगे तो क्या आएगा आपका d1 इज इक्वल टू क्या आएगा t2 माइनस t1 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा a प्लस d/k माइनस a/k कॉमन ले लीजिए, दोनों में 1/k कॉमन है, तो आएगा a प्लस डी माइनस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा ब्रैकेट में है d बचेगा और डिनोमिनेटर में कितना बचेगा k बचेगा। ठीक है, इन सिमिलर में जो d2 आएगा वो भी आपका कितना हो जाएगा d/k होगा, और d3 भी कितना हो जाएगा d/k होगा। इस तरीके से सभी जो हमारे कॉमन डिफरेंस हो कितना हो जाएंगे d/k हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या भी देखने को मिला कि कॉमन डिफरेंस हमारे कितना हो गया 1/k टाइम्स ऑफ d हो गया। ठीक है,
तो यहाँ से ये पता चला कि जब किसी कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो जो नया सीक्वेंस मिलता है वो सीक्वेंस भी किस में होगा, हमारे एपी में होगा, और उसका सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और क्या कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 1/k टाइम्स ऑफ डी, यानी कि ओरिजिनल का जो जो हमारा स्टार्टिंग का जो न्यू जो ओल्ड जो हमारा सीक्वेंस था एपी का, उसका जो कॉमन डिफरेंस उसका कितना हो जाएगा, 1/k टाइम्स ऑफ डी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे करके कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद सम के लिए अगर बात करेंगे तो सम का फिर फार्मूला फिर अलग अलग हो जाता है कि जब ऐड करेंगे तब क्या सम आएगा, जब डिफरेंस करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि जैसे बोल देगा एक सीक्वेंस दे देगा, उसमें बोलेगा कि हर एक टर्म्स में एक कांस्टेंट इतना ऐड करने पर उसका सम क्या होगा। उसके बाद फिर बोलेगा कि मल्टीप्लाई करने पर सम क्या होगा, डिवाइड करने पर सम क्या होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड करके। ठीक, तो चलिए आप इसको नोट कर लें, तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले जो है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो एक ये प्रॉपर्टी जो था ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया जो है। ठीक है, nth टर्म तो चलिए किस पर क्वेश्चन किया जाए जो है। जैसे मान लीजिए चलिए इस पर हम क्वेश्चन अभी करेंगे, प्रॉपर्टी था। अब बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद फिर हम उस पर आएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाएगा जो लेक्चर नंबर 29 है। बोला वो कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2a आर ए पी आर इतना। ठीक है, दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स the sum of first n terms of 2ap are in the ratio इतना। the sum of first n terms of 2ap are in the ratio 3n plus 8 और 7n plus 15। Find the ratio of their 12th term. Find the ratio of their 12th term। ठीक है, पहले क्वेश्चन को रीड किया जाए। क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2ap आर इन द रेशियो इतना है। मतलब हमारे पास दो एपी दिया हुआ है, उन दोनों एपी के हमने उन दोनों एपी का क्या किया कि सम फाइंड आउट किया, n टर्म्स का सम फाइंड आउट किया। ठीक है, मान लीजिए इस एपी का n टर्म्स का सम कुछ आया और नीचे जो दूसरा एपी है उसके n टर्म्स का सम कुछ आया, तो उनका रेशियो क्या दे रखा है, अनुपात क्या दे रखा है, इतना और इतना। ठीक है, यानी कि पहले एपी का जो सम है कुछ इस तरीके से आया होगा और दूसरे का ये, तो उनका रेशियो इतना दिया हुआ है। तुमसे बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दियर 12th टर्म, यानी कि 12th टर्म का रेशियो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो शुरुआती में वही मान लेंगे, लेट ए एंड डी आर द फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि T12 बाई T12 डैश की इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमसे पूछ रहा है, ये पहला हो गया एपी और ये दूसरा हो गया। ठीक है, दूसरे पहले एपी का 12th टर्म और दूसरे एपी का 12th टर्म का रेशियो पूछ रहा है। हमारे पास दिया क्या है, एस एन डिवाइडेड बाई क्या दिया हुआ है, एस एन डैश दिया। ठीक है, एस एन क्या है, फर्स्ट एपी का सम है एन टर्म्स का, और एस डैश एन क्या है, सेकेंड एपी का एन टर्म्स का सम दिया। ये वैल्यू कितना दिया आपका, 3n plus 8 और डिवाइडेड बाई 7 plus 15।
आप इसको लिख सकते हैं, क्या होगा आपका ए प्लस A1 लिख लीजिए, A1 प्लस 11 D1 आएगा और डिवाइडेड बाई A2 प्लस 11 D2 आएगा। ठीक है, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो दो AP है तो मान लेंगे कि A1 एंड D1, A1 कॉमा D1 एंड A2 कॉमा D2 आर द फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो पहले एपी का फर्स्ट टर्म A1 है और कॉमन डिफरेंस D1 है, दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म A2 और कॉमन डिफरेंस कितना है D2 है, और इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे कि इनके सम का फॉर्मूला लिखिए आप। SN इक्वल टू क्या आ जाएगा n/2, SN इक्वल टू क्या आ जाएगा n/2। अब हमारे पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हमें फाइंड आउट कर सके, यही है, इसी से हमको निकालना है। तो SN इक्वल टू कितना n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 और डिवाइड बाई n/2 2A2 प्लस n-1 इंटू D2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3n प्लस 8 और डिवाइडेड बाई 7n प्लस 15 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो गया। यहाँ देखिए n/2 पूरा मल्टीप्लीकेशन में तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आएगा कितना, और 2 नहीं करेंगे क्योंकि 2a के साथ यहाँ पर एक प्लस में कोई नंबर ऐड है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐड है, इसलिए इसको कैंसिल नहीं करेंगे। ये n/2 और n/2 पूरा मल्टीप्लीकेशन में था, इसीलिए इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो आएगा क्या यहाँ से 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 और डिवाइडेड बाई 2A2 प्लस n-1 इंटू D2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3n प्लस 8 और डिवाइडेड बाई 7 प्लस 15। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, और इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल, इसमें अननोन क्या क्या है, n है, A1 है, D1 है, D2 है। कुछ भी यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर n आपका दोनों साइड है। ठीक है, लेफ्ट में भी और राइट में भी है n। तो अगर n की वैल्यू कुछ भी अगर हम यहाँ पे रखते हैं लेफ्ट में, तो वही वैल्यू अगर हम राइट में रखेंगे, ठीक है, यानी n की वैल्यू कुछ भी रखे तो ये इक्वेशन हमारा क्या होगा, हमेशा ट्रू आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट में जो वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू क्या रखना पड़ेगा हमको, राइट में भी रखना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारे पास यही इंफॉर्मेशन, इसी से हमको सब काम करना है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से ही हमको ये चीज लाना पड़ेगा, ये A1 प्लस 11 D1 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर n की वैल्यू को क्या रिप्लेस करेंगे कि इस तरीके का बने हमारे। तो पहले हमको क्या चाहिए, यहाँ पर A1 चाहिए, नीचे क्या चाहिए A2 चाहिए, यानी कि 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर D1 की जगह पर क्या ऐसा रखें, D1 की जगह D1 का जो कोफिशिएंट है n-1 ऐसा क्या रखें कि यहाँ पर 11 आए, कॉमन लेने पर 11 आए, और यानी कि कॉमन ले 11 आ जाए, यानी 2 कॉमन लेना है। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो इसका मतलब n की जगह पर, दोनों साइड n की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 23 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि n रिप्लेसिंग, n को रिप्लेस करें किससे 20, पुटिंग n इज इक्वल टू, ऐसे करके लिखेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू 23, यानी n की जगह पर 23 रखेंगे। जब n की जगह पर 23 रखेंगे तो आएगा 22D1। जब 22D1 आएगा तो उसमें से जब कॉमन 2 लेंगे तो 11 आएगा, तो यहाँ पर हमारा 11 मिल जाएगा, और नीचे से भी वही मिल जाएगा 11। तो यहाँ से भी 2 जब कॉमन लेंगे तो A1 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए यहीं पर थोड़ा सा लिख दिया जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2A1 प्लस 22D1 बाई 2A2 प्लस 22D2 इक्वल टू, n की जगह पर कितना रखेंगे 23, तो 3 इंटू 23 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 23 प्लस 15। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा यहाँ पे।
तो अब कुछ नहीं करना, बस अब यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, उसके बाद काम हमारा बन जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको इरेज किया जाए। तो वहां से 2 कॉमन जब ले लेंगे तो ऊपर से कॉमन ले लेंगे 2, तो क्या आएगा यहाँ से a1 प्लस 11 d1, और नीचे से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपका a2 प्लस 11 d2 इक्वल टू क्या आएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, स्पेस की थोड़ी सी, यहाँ पे लिख रहे 2a1 प्लस 22 d1 डिवाइडेड बाई 2a2 प्लस 22 d2 इज इक्वल टू 3a मल्टीप्लाइड बाई 23 प्लस 8 और डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 23 प्लस 15। ठीक है, तो ऊपर से 2 कॉमन ले ले तो क्या होगा a1 प्लस d1 होगा, और नीचे से जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा a2 प्लस 11 d2 आएगा। ठीक है, और यार मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई के 9, 3 दूनी 6 प्लस 8, 7 त्रिक का 21, 7 दूनी 14, 15 1 16 15। ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल, इसको क्या लिख सकते हैं T12 बाई T12 डैश इज इक्वल टू 9 8 17 77 बाई यहाँ पर आ जाएगा 6 7 176 आ जाएगा। ठीक है, 7 से कैंसिल भी नहीं होगा तो रेशियो कितना आ जाएगा 770 रेशियो 176। ठीक है, ऐसे तो पहले क्वेश्चन दिया था कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो इतना इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ 12th टर्म। तो हमने 12th टर्म का रेशियो देखा, उसके बाद उसमें हमको मिला कि भाई a1 प्लस 11 d1 है और दूसरा क्या है a2 प्लस 11 d2 है। तो इस सम में जो हमारे पास फार्मूला सम का ही आया था 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 2a2 प्लस n माइनस इंटू d2। अब इसमें ऐसा हम क्या करें, यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन आया हुआ है इसमें n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, यानी एक ही n की वैल्यू को सभी जगह पर n की वैल्यू को रखेंगे तो ये इक्वेशन हमारा चेंज नहीं होगा, यानी हमेशा क्या होगा ट्रू होगा, n के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो हमको चाहिए था यहाँ पर a1 प्लस 11 d1 a2 प्लस 11 d2, यानी कि यहाँ पर 2a1 की जगह पर a1 चाहिए था, 2a2 की जगह पर क्या चाहिए था a2 चाहिए था, और d1 और d2 को कोफिशिएंट 11 चाहिए था। तो हमने क्या किया कि n की जगह पर 23 रखा, जब 23 रखेंगे तो 23 माइनस 1 कितना हो जाएगा 22, और 22 और यहाँ पर इसमें से जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा a1 प्लस 11d और यहाँ से a2 प्लस 11d बचेगा, यानी कि यही आ जाएगा जो हमको रिक्वायरमेंट है। तो यानी जो जब 23 इधर रखा तो हमको क्या करना था, इधर भी 23 रखना था, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 23 प्लस 8 और यहाँ पर भी रखकर वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ऊपर से 2 कॉमन नीचे से 2 कॉमन लेकर काट दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ऐड करके रेशियो निकाल लिया, तो यही हमारा फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों इस तरीके के बोर्ड्स के एग्जाम में बहुत कम चांस है ऐसा देने के लिए, लेकिन मे भी हो सकता है कि दे भी सकता है, तो कुछ नहीं कर सकते। तो आप इसे जो है कि नोट कर लें, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चले जो है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा समझ करके। ऐसे क्वेश्चन जो है आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक क्वेश्चन चलिए आपको हम जल्दी से इसी टाइप्स का और बता देते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट ऑफ 2 APR इन द रेशियो मान लो थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं। फोर एन माइनस 2 कर दिया और 4n माइनस 3 और यहाँ पर 2n प्लस
3 कर दिया, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर फोर्थ टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना। जल्दी से यहाँ पर लिख लें, यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन में आएगा A1 एंड A2, A1 एंड A2 आर द फर्स्ट टर्म्स एंड D1 एंड D2 आर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म्स है और यहाँ पर ये चीज़ हमने एज्यूम कर लिया। तो जल्दी से चलिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको, यानी कि ये पूछ रहा है हमसे T4 फर्स्ट का और T4 सेकेंड का रेशियो। तो क्या आएगा A1 प्लस 3D1 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा A2 प्लस 3D2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया Sn अपॉन Sn डैश का रेशियो दिया वो 4n माइनस 3 और यहाँ पर दिया 2n प्लस 3 दिया, ठीक है। तो जल्दी से आप यहाँ पर फार्मूला रखें, क्या होगा n/2, चलिए यहाँ पर रख लिए n/2 to A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 डिवाइडेड बाई n/2 to A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 इज इक्वल टू 4n माइनस 3 और 2n प्लस 3, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो सिंपल सी बात है कि अब यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे, देखिए यहाँ से तो 2 कॉमन लेना ही है, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपको 2 कॉमन लेना है तो इसमें से भी आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा D1 में से। तो D1 का कोफिशिएंट कितना रखें कि 2 कॉमन लेने पर 3 आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, n-1 की जगह पर 6 होना चाहिए, ठीक है। यानी n-1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 6। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी क्या आएगी 7 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमको A1 यहाँ पर A1 का कोफिशिएंट 1 चाहिए ना, यहाँ 2 नहीं चाहिए, तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा ऊपर से और नीचे से, तभी 2 कॉमन लेंगे तो A1 और A2 आएगा। तो कॉमन लेने के बाद D1 के साथ क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, D2 के साथ भी 3 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब 2 कॉमन लेंगे ऊपर से तो यहाँ पर क्या होना चाहिए n-1 की जगह पर क्या होना चाहिए 6, तभी कॉमन लेंगे तो 3 आएगा। तो n की जगह पर कितना हमने रख दिया 7 रख दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए रखते हैं, फिर क्या हो जाएगा 2A1 प्लस 6D1 डिवाइडेड बाई 2A2 प्लस 6D2 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 7, दोनों साइड रखना है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 3 और डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 3, ठीक है। तो इधर ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो बचा A प्लस 3D1, नीचे से भी 2 कॉमन ले लिया तो बचा A प्लस 3D2 और इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ से 28 माइनस 30 और यहाँ पर 14 प्लस 3 14 प्लस 3, ये 2 कैंसिल हो, क्या आएगा आपका A प्लस 3D1 A1 प्लस 3D1 और A2 प्लस 3D2 इज इक्वल टू आएगा 25/17। तो यही हमारा क्या है फोर्थ टर्म का रेशियो हो जाएगा T4 डैश इज इक्वल टू 25/17। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। तो इस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, एक AB का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताया और एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया रेशियो से संबंधित कि अगर AP का रेशियो दिया हुआ है n टर्म्स का तो उसके किसी भी 2 टर्म्स का रेशियो कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पर हमने आपको सिखाया, ठीक है। तो बेसिकली वही करना था कि जैसे यहाँ पर हमारा A1 और A2 चाहिए तो यहाँ पर जो भी 2 आ रहा है उसको कॉमन लेना है। तो यहाँ पर n-1 की जगह पर जो भी हम नंबर पुट करेंगे n-1 की जगह पर वो 2 का क्या होगा मल्टीपल होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3 है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का कितना आएगा 6 आएगा, यानी n-1 की जगह पर क्या रखना पड़ेगा 6 रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका 22 आता है, कितना आता है सॉरी 11 आता है, तो
तो 11 का डबल करके कितना आएगा हमारा 22, यानी n-1 की जगह पर क्या रखना पड़ेगा 22, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 23। तो आई होप ये आपको ये क्लास, ये जो लेक्चर है, इसमें जो क्वेश्चन और इसमें जो कॉन्सेप्ट सिखाया आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस को लेंगे और कुछ मेथड्स होंगे तो उसमें हमको डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको नए नए क्वेश्चंस को सीखने का मौका मिलेगा। एंड देन उसके बाद कुछ नई चीज़ों को भी सीखने का मौका मिलेगा एपी से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।